हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे यूपी बोर्ड का क्लास 8 का हिस्ट्री यानी कि हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है भारत में कंपनी राज्य का प्रभाव। इस वीडियो में हम इस चैप्टर नंबर 4 का सिर्फ प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे है जो कि बहुविकल्पी है, जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से एक सही है और सही के सामने हमें सही का निशान लगाना है। प्रश्न ये है, रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था। जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो किस सन में बनाया गया था? आपको सन का नाम लिखना है। पहला ऑप्शन है सन 1773 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1784 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1857, जबकि चौथा ऑप्शन है सन 1770 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, यानी कि 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था। आप इसको याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दूसरा है विलियम जोन्स और तीसरा ऑप्शन है क्लाइव तथा चौथा ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, अति लघुत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न यहाँ से बनता है, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू की? तो उत्तर में लिखेंगे, बंगाल पर नियंत्रण होने के बाद क्लाइव ने बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था शुरू की थी। जो लॉर्ड क्लाइव था उसने दोहरी शासन व्यवस्था लागू किया था बंगाल में। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? जो फोर्ट विलियम कॉलेज था उसकी स्थापना कहाँ हुई थी, इसको हमें लिखना है। तो इसका उत्तर में लिखेंगे सन 1801 ईस्वी में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? 1801 ईस्वी में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? जो सुप्रीम कोर्ट उसकी स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी? उत्तर में लिखेंगे, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के समय में हुई थी। किसके समय में हुई थी? वारेन हेस्टिंग के समय में हुई थी। जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई उस समय भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। प्रश्न नंबर 3, लघुत्तरीय प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में लिखिए। जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसके बारे में हमें लिखना है। उत्तर में लिखेंगे, ब्रिटिश संसद ने 1784 ईस्वी में एक नया कानून पारित किया जो पिट्स इंडिया एक्ट कहलाता। ब्रिटिश संसद ने सन 1784 ईस्वी में एक नया कानून पारित किया था जिसको पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश में एक नियंत्रण परिषद बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। इस परिषद के द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधित मामले में एकाधिकार प्राप्त हो गया। गवर्नर जनरल को भारत स्थित सभी ब्रिटिश फौज का मुख्य सेनापति बनाया गया। यही था आपका पिट्स इंडिया एक्ट, यानी कि जो जितने भी अधिकार थे वो सब ब्रिटिश सरकार को मिल गए, जिससे उनके कंपनी को मिल गए, जिससे कंपनी सैनिक रख सकती थी, असैनिक रखते तथा राजस्व संबंधित जो भी मामले थे उसका उन्हें एकाधिकार प्राप्त हो गया। और जो वहाँ का गवर्नर जनरल हुआ करता था वो ब्रिटिश फौज का मुख्य सेनापति इस नियम के अनुसार बनाया गया। प्रश्न नंबर 2 है इसका, स्थायी बंदोबस्त क्या था? उत्तर में लिखेंगे, अधिक मालगुजारी वसूल करके देने वाले को नीलामी बोली के आधार पर तथा उनके पुत्रों को आजीवन उस गांव का जमींदार घोषित कर दिया
यही जमींदारी प्रथा या स्थायी बंदोबस्त कहलाया। जो अधिक मालगुजारी वसूल करके देने वाले को नीलामी बोली के आधार पर उन्हें तथा उनके पुत्र को आजीवन उस गांव का जमींदार घोषित कर दिया गया। कहने का तात्पर्य था, कोई ऐसा भी गांव का, आप मान लीजिए आपके गांव का कोई ऐसा बंदा हो कि वहाँ पे बोली लगती थी, जो सबसे अधिक उस गांव से वसूली करके, अधिक मालगुजारी का वसूली करके सरकार कंपनी को देगी, तो उसको उस गांव का जमींदार घोषित कर दिया जाता था। यही जो जमींदारी प्रथा थी, इसी को बोला गया स्थायी बंदोबस्त। प्रश्न नंबर 3, अंग्रेज़ों ने भारतीय उद्योगों को किस प्रकार नष्ट किया? जो अंग्रेज़ थे उन्होंने भारतीय जो उद्योग थे, छोटे कुटीर उद्योग थे, उनको किस प्रकार से नष्ट किया, इसके बारे में लिखना है यहाँ पे। तो उत्तर में लिखेंगे, अंग्रेज़ों ने भारत से कच्चा माल, सूत और कपास ले जाकर अपने यहाँ मशीनों द्वारा वस्त्र निर्माण करके भारत में लाकर बेचना आरंभ कर दिया। इस सस्ते और अच्छे कपड़े का सामान भारतीय उद्योग नहीं कर सके और यहाँ के कारीगर बेकार हो गए। इस प्रकार अंग्रेज़ों ने भारतीय उद्योगों को नष्ट कर दिया। जिस प्रकार आप देख रहे होंगे प्रेजेंट टाइम में कुछ चाइनीज़ कंपनियां हैं जो कि काफ़ी सस्ते में सामान लाकर इंडिया में बेचती हैं और बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाती हैं। उसी प्रकार उसमें हुआ करता था, जो अंग्रेज़ थे वो इंडिया से सामान, कच्चा माल ले जाते थे, जो सूत होता था, कपास होता था, ले जा कर के मशीनों द्वारा उनका वस्त्र निर्माण करते थे, जो अच्छे होते थे, उसको ला करके बाज़ार में, भारत के बाज़ारों में बेचना आरंभ कर दिया। लेकिन यहाँ पे इस तरह कोई टेक्नोलॉजी उस समय नहीं थी कि जिससे यहाँ के कामगार जो थे वो अच्छे कपड़े बुन सके। यहाँ पे हाथों से बुनाई होती थी, तो थोड़ा सा जो उनके प्रोडक्ट थे वो कम बिकने लगे और अंग्रेज़ों के जो प्रोडक्ट थे, उन्होंने जो बनाकर वस्त्र लेकर आते थे, उनका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकने लगा। इस प्रकार से उन्होंने, जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने भारतीय उद्योग धंधों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। प्रश्न नंबर 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है इसमें, अंग्रेज़ों द्वारा भारत में किए गए भूमि सुधारों के बारे में लिखिए। तो अंग्रेज़ जो कुछ भूमि सुधार भी किए थे उसके बारे में हमें लिखना है। उत्तर में लिखेंगे, अंग्रेज़ सरकार अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए मालगुजारी यानी कि भूमि कर, मालगुजारी क्या कहते हैं, भूमि कर वसूल करने के तरीक़ों पर भी विचार करने लगी। वारेन हास्टिंग ने यह नियम बनाया कि गाँव की मालगुजारी वसूल करने के लिए किसी को ठेका दे दिया जाए और यदि मालगुजारी वसूल करने वाले का काम ठीक ना हो तो दूसरे व्यक्ति को यह काम सौंप दिया जाए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस प्रथा के निम्न सुधार किए। तो वही जो आपका जो अस्थायी बंदोबस्त या मालगुजारी जो था, उसी के बारे में यहाँ पे थोड़ा बहुत उसको विस्तार में लिखना है, उसको समझाना है। तो आपने देखा, जो अंग्रेज़ थे आमदनी बढ़ाने के लिए मालगुजारी यानी जो भूमि कर था उसके वसूलने के लिए तरीक़ों पर विचार करने लगी। उन्होंने उसको टेंडर दिया, उसको ठेका दिया, जो अधिक से अधिक किसी भी भूमि का कर वसूल करके अंग्रेज़ों को दे सके उसको, और जो नहीं कर पाता था उसको हटा करके फिर दूसरी ठेकेदारों की नियुक्ति करता था। इसके विषय में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस प्रथा के निम्न सुधार किए। कौन कौन से सुधार किए उसके बारे में देखते हैं। पहला सुधार था स्थायी बंदोबस्त लागू। उसने अधिक से अधिक मालगुजारी वसूल करके देने वाले को नीलामी बोली के आधार पर उन्हें तथा उनके पुत्रों को आजीवन यानी कि स्थायी रूप से उस गांव का जमींदार घोषित कर दिया गया। यही जमींदारी प्रथा तथा स्थायी बंदोबस्त कहलाता है। अब यही लोग ज़मीन के मालिक हो गए, किंतु यह स्वामित्व तभी तक रहता जब तक कि मालगुजारी देते रहते थे। उन्हें ज़मीन जोतने बोने वाले काश्तकारों को हटाने और उनके ज़मीन छीन लेने का भी अधिकार था। यह प्रथा बंगाल, उड़ीसा और अवध प्रांतों में प्रारंभ की गई थी। दूसरा है इसमें रैयतवाड़ी प्रथा। तो देखते हैं रैयतवाड़ी प्रथा क्या है। दक्षिण भारत के मद्रास प्रांत में मालगुजारी देने का उत्तरदायित्व रैयत यानी कि काश्तकार को सौंपा गया। मालगुजारी की धनराशि लगभग 30 वर्ष के लिए निश्चित कर दी गई। रैयत अपनी उपज का लगभग आधा भाग सरकार को मालगुजारी के रूप में देता था। जो रैयतवाड़ी प्रथा थी उसमें जो समय था धनराशि की, वो उसके लिए 30 वर्ष से निश्चित की गई थी।
जबकि इसमें क्या करते थे, जो भी किसान अपना कोई भी अन्न उगाते थे उसका 50% यानी कि 50% आधा भाग वो सरकार को दे देते थे। ये थी आपकी रैयतवाड़ी प्रथा, ये जो कि दक्षिण भारत मद्रास प्रांत में लागू थी। अगला है महालवाड़ी प्रथा। महालवाड़ी प्रथा क्या थी, आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में दिल्ली और पंजाब के आसपास मालगुजारी कई गांवों के समूह के स्वामियों से वसूल की जाती थी। ये समूह महाल कहलाते थे, इसलिए इस प्रथा को महालवाड़ी प्रथा कहते हैं। सरकार महाल का स्वामित्व रखने वाले से मालगुजारी वसूल करने का समझौता करती थी। जो उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र से, जैसे कि दिल्ली और पंजाब, इसके आसपास जो मालगुजारी कई गांवों के समूह के स्वामित्व से वसूल की जाती थी। ये जो समूह था ये क्या कहलाते थे, महाल कहलाते थे, इसलिए इस प्रथा को महालवाड़ी प्रथा कहा गया था। आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसके जो प्रश्न अभ्यास कराए गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और इसको कम से कम 1-2 बार रिवाइज जरूर करेंगे। जब रिवाइज करेंगे कहीं ना कहीं आपको आसानी से जो भी क्वेश्चन होते हैं आसानी से याद हो जाते हैं। तो आप इसको रिवाइज करेंगे, हो सके तो याद कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।